सुप्रभातम बच्चों। आज हमारा जो विषय है वो संधि। पहले वीडियो में भी हमने संधि पढ़ी थी, एक बार थोड़ा उसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमने उस दिन बताया था कि संधि किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा बताई थी कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण भी बताया था हमने इसका, जगत जमा नाथ। निकटवर्ती थे तो जगन्नाथ बना दिया था। उसके बाद हमने इसके भेद बताए थे कि संधि के 3 भेद होते हैं। उस दिन आप लोगों ने ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद होगा। एक बताया था हमने स्वर संधि और दूसरा बताया था व्यंजन संधि और उसके बाद तीसरा भेद बताया था विसर्ग संधि। सही बच्चों को याद है? हाँ, तो देखिए हमने स्वर संधि जो बताई थी उसकी परिभाषा आपको बताई थी कि स्वर का स्वर से जब मेल होता है और उसके बाद जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इस दिन हमने बता दिया था और बना के भी दिखाया था, विद्या जमा आलयः विद्यालयः। उसके बाद हमने इसके भेद बताए थे। मुख्य रूप से इसके 5 भेद हमने आपको उस दिन पढ़ाए थे। क्या क्या थे? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये सभी आपको याद है। आज हमारा जो विषय है वो है व्यंजन संधि। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि क्या होती है इसकी परिभाषा आप देखिए आराम से। व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल। देखिए उस दिन हम जो पढ़ रहे थे स्वर का स्वर से मेल था, लेकिन आज क्या है यहाँ पे? व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर से भी मेल हो सकता है, व्यंजन से भी मेल हो सकता है। यह है, इसका उदाहरण देखिए। हमने लिखा है जगत प्लस नाथः। जब हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? जगन्नाथः। ये क्या है? ये व्यंजन का व्यंजन से मेल है। ये भी व्यंजन है हमारे पास और यहां पर ये भी व्यंजन है। तो व्यंजन का व्यंजन से मेल किया तो संधि बन गई जगन्नाथ। अभी हमने कहा था कि स्वर से भी मेल हो सकता है, तो स्वर से मेल हो सकता है तो क्या बनेगा? देखिए जगत जमा ईशः। तो क्या बना दिया? ये स्वर है, ये व्यंजन है तो भी मेल हो गया, तो क्या बन गया? जगदीशः। यहां तक सबको आ गया? क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जिस प्रकार स्वर संधि के 5 मुख्य भेद बताए थे, इसी प्रकार व्यंजन संधि के भी कुछ मुख्य भेद हैं जिनकी हम आज चर्चा करेंगे। तो वैसे तो बहुत सारे अनेकों भेद हैं इसके, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जहां तक आपको तैयारी करनी है उसके हिसाब से मुख्य रूप से इसके 11 भेद हैं। चलिए एक एक करके हम उनको आपको बताते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि क्या है पहले इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। इसमें क्या है? हमारे पास शय के 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3। क्या क्या नाम है? एक का नाम है दंत्य, दूसरे का नाम है तालव्य और तीसरे का नाम है मूर्धन्य। ये सब आप जानते होंगे कि शय को 3 रूपों में बांटा गया है। तीनों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है? स्तुत्व संधि में क्या होता है? जो हमारे पास दंत्य सकार है वो दंत्य सकार और तय वर्ग। तय वर्ग के अगर हम बोलेंगे तो तय वर्ग के अंदर क्या आएगा? तय वर्ग के 5 वर्ण ता थ द ध न, इसको तय वर्ग बोलते हैं। तो दंत्यष्कार और तय वर्ग के सामने कह दिए, पश्चात कह दीजिए, बाद में कह दीजिए, वो आपके अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो लिख लीजिए। बता रहा हूं मैं आपको कि दंत्यष्कार और तय वर्ग के पश्चात क्या आ जाए? हमारे पास तालव्य शकार और चय वर्ग आ जाए तो क्या होगा? तो हमारे दंत्य शकार को तो तालव्य शकार हो जाएगा और हमारे जो चय वर्ग है उस तय वर्ग है उसको चय वर्ग हो जाएगा। समझ में आया? फिर सुन लीजिए। यदि दंत्य शकार और तय वर्ग के पश्चात क्या आ जाए? तालव्य शकार और चय वर्ग आ जाए तो दंत्य शकार को तालव्य और तय वर्ग को चय वर्ग हो जाता है। इसे स्तुत्व संधि कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए।
कश जमा चित्त। ये देखिए दंतस्कार है, सामने क्या है, च वर्ग है, तो इसको क्या बन गया, इसको तालव्य बन गया। यही हमने बताया कि श के सामने च वर्ग हो या तालव्य सकार हो तो इसको भी तालव्य बन जाता है, तो इसको तालव्य बन गया। देख लीजिए आपके सामने है, ये बन गया। दूसरा उदाहरण देखिए, शत जमा जन। शत जमा जन। अभी ये देखिए तय के बाद में च वर्ग का तृतीय वर्ण है, च वर्ग का तृतीय वर्ण, तो हमने इसका भी क्या बनाएंगे, च वर्ग का तृतीय ही बनेगा इसका भी, क्योंकि तय वर्ग को च वर्ग बनाना है, तो इसको तृतीय क्या बनेंगे, ये ज है तो ये भी इसका क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। तो सज्जन। समझ में आ गया सबको, सबको समझ आ गया ना, ठीक है। अगला चलिए, उसके बाद में हमारे पास जो इसका दूसरा भेद है उसको हम बोलते हैं ष्टुत्व संधि। क्या बोलते हैं, ष्टुत्व। ष्टुत्व क्या होता है, जिस प्रकार हमने ऊपर ष्टुत्व बताई है बिल्कुल उसी की तरह है, थोड़ा सा समझने का फर्क है बस। उसमें क्या था, हमारे पास तय वर्ग था, च वर्ग था, दंत्यस्कार था, तालव्यस्कार था। यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास दंत्यस्कार और तय वर्ग है, उसके बाद क्या है, मूर्धन्य शकार और तय वर्ग है। सिर्फ सामने आने वाला चेंज हुआ है, उसमें था हमारे पास च वर्ग और वो था तालव्य। इसमें क्या हो गया, मूर्धन्य और तय वर्ग चेंज हो गया, बस इतना अंतर हुआ है। बात उसी की तरह, उसमें हमने दंत्यस्कार को तालव्यस्कार बना दिया था, इसमें हम क्या करेंगे, अगर दंत्यस्कार और तय वर्ग के पश्चात यदि मूर्धन्य सकार और तय वर्ग आ जाए तो दंत्यस्कार को मूर्धन्य और तय वर्ग को तय वर्ग हो जाता है। इसे ष्टुत्व संधि कहते हैं। ये परिभाषा हुई इसकी। इसके उदाहरण देख लीजिए, ईशः जमा त। अब ये देखिए, ये मूर्धन्य सकार है, सामने क्या है, तय आ गया। हमारा जो नियम है काम कर रहा है, तो इसको तय को क्या बनाएंगे, हम तय बना देंगे, तो क्या बन गया, इष्ट। समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, तत जमा टीका। तत्, तत् में तह, तय वर्ग है, टीका तय वर्ग है, तो तय को तय हो जाएगा, तय वर्ग का रूप बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तट्टीका। सबको समझ आ गया। दूसरा से उदाहरण समझ आ गया। अब देखिए उसके बाद तीसरा भेद जो है जशत्व संधि हमारे पास है। जशत्व संधि, जशत्व क्या होता है, मैंने आपको जशत्व के बारे में बताता हूं। जशत्व माने जस, जस एक प्रत्याहार है जिसमें ज ब ग ड द ये वर्ण आते हैं, और ये हर वर्ग के तीसरे वर्ण है। तो इसकी परिभाषा सुन लीजिए, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, चार वर्ण बता दिए। स स स ह ये ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। इनके सामने कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व अगर ये आ जाए तो पहले वर्ण को और चौथे वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसे हम कहते हैं जशत्व संधि। देखिए उदाहरण देख लीजिए आप इसका, वाक जमा ईशः। देखिए वर्ग का पहला वर्ण है, क वर्ग का क पहला वर्ण है, सामने ईशः स्वर आया हुआ है, तो जब पहले वर्ग के पहले वर्ण के सामने स्वर आ गया तो इसको अपने ही वर्ग का तीसरा, तीसरा क्या बनेगा, क ख ग, तो इसको ग बन गया, तो ई मिलाएंगे तो वागीशः। समझ आ गया ना, ठीक है। आगे देखिए, षट जमा देवा। षट जमा देवा, ये देखिए वर्ग का पहला वर्ण है ट, उसके सामने क्या आ गया, वर्ग का तीसरा। अभी मैंने नियम में बताया था तीसरा, चौथा, पांचवा, उनमें से कोई भी आ सकता है, तो तीसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो इसको भी अपने ही वर्ग का तीसरा, अपने वर्ग का तीसरा ट ठ ड, तो क्या बन गया, षड देवा। सबको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, उसको हम बोलते हैं छत्व संधि। क्या बोलते हैं, छत्व संधि। छत्व संधि क्या है, श को छ होना है,
कौन से छ को? ये है जो हमारे पास तालव्य जो स्कार है उसको छ हो जाता है। परिभाषा क्या है देखिए, यदि किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग और उसके सामने या उसके पश्चात क्या आ जाए? तालव्य शकार आ जाए, तो उस तालव्य शकार को छकार छ बन जाता है और जो तय है उसको च बन जाता है। दो संधि काम करती है एक साथ। कैसे करेंगी वो हम आपको उदाहरण में बताते हैं। देखिए, शत जमा शील, पहला वर्ण है तय वर्ग का, तय पहला वर्ण है, सामने शील तालव्य शकार आया है। वही नियम कहता है कि पहले के बाद तालव्य शकार आ जाए, तो तालव्य शकार को छकार हो गया। समझ में आ गया? यहां तक च को श को छ हो गया। अब ये तय को च कैसे हुआ? अब आप याद कीजिए, हमने पहला भेद बताया था स्तुत्व संधि। उसमें हमने बताया था कि तय के सामने यदि च वर्ग आ जाए तो छ है तो च वर्ग का आ गया, तो इसीलिए उस तय को भी च बन गया। तो दोनों नियम काम कर गए यहाँ पे, इसलिए इसको सच्छीला बना दिया। दूसरे उदाहरण में देखिए, तत जमा शिव, वही पहला वर्ण है, सामने वही तालव्य शकार है, तो क्या बन गया? तत्शिव, इसको छ बन गया। छ बनने तुरंत ऊपर वाली संधि काम कर गई, तो तय को च बना दिया, तत्शिव। इसको बोलते हैं छत्व संधि, तालव्य शकार को छ होना। उसके बाद में हमारे पास अगला जो भेद है पांचवा, उसको बोलते हैं अनुस्वार संधि। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार संधि ए पदांता मैं के बाद यदि हमारे पास कोई व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन अगर आ जाता है तो उस मैं को अनुस्वार हो जाता है, इसे हम अनुस्वार संधि कहते हैं। उदाहरण में देखिए, रामम जमा वंदे। अब ये रामम है, म हलंत अपदांतात है, तो इसके बाद में व्यंजन आ गया, तो हम क्या बना दिया हमने इसका? रामम वंदे, अनुस्वार बन गया। दूसरे उदाहरण में देख लीजिए, सत्यम में वद, तो क्या बन गया? सत्यम वद। हाँ, तो उसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो भेद है बच्चों, वो है परस्वरण संधि। कि परस्वरण संधि क्या है? ये परस्वरण संधि, पर माने सामने वाला जैसा होता है, उसके जैसा हो जाना। कैसे? इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? यदि अपदांतात अनुस्वार से परे कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए? वर्गीय व्यंजन, तो उसको अनुस्वार को परस्वरण हो जाता है। समझ में आ गया? यदि अपदांतात अनुस्वार से परे कोई वर्गीय व्यंजन आ जाता है तो अनुस्वार को परस्वरण हो जाता है। देखिए उदाहरण में, शम प्लस पति। शम जो है मैं से के ऊपर है तो अपदांतात है, अगर मैं के पीछे लिखा हो तो पदांतात हो जाता है। तो शम जमा पति, तो इसको अनुस्वार को परस्वरण हो गया। परस्वरण क्या हुआ? सामने हमारे पास था प, पति का प, तो प का जो पांचवा वर्ण क्या होता है? प फ ब भ म, तो ये देखिए हमारे पास बन गया संपत्ति। दूसरा उदाहरण देखिए, किम प्लस चित। अभी यहां हमने बताया अपदांतात, अब की बार देखिए पदांतात भी है। दूसरा इसका जो दूसरा भाग है, एक में अपदांतात वर्ण है, उसमें भी अनुस्वार से क्या बना दिया हमने? परस्वरण बना दिया। दूसरा कहता है यदि पदांतात हो और इसके सामने भी वर्गीय व्यंजन, कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी वर्गीय व्यंजन है, तो भी इस पदांतात को भी क्या बन जाएगा? परस्वरण। परस्वरण का मतलब सामने जो भी व्यंजन आया हुआ है उस ही के वर्ग का पांचवा, तो क्या बन गया इसका? किंचित। समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला हमारे पास है तुक आगम संधि। तुक आगम, तुक आगम क्या है? तुक मतलब तय का आगम होना। तय आगम कैसे होएगा? इसका परिभाषा है, यदि स्वर से परे, यदि स्वर से परे छ वर्ण, छ ये वाला छ है,
6 वर्ण अगर आ जाता है तो छ से पहले त का आगम होता है, उसे कहते हैं तुक आगम संधि। उदाहरण में देखिए, स्व जमा छाया। स्व के व में अह मतलब स्वर है और प्लस छाया 6 आया हुआ है, तो यही हमारा नियम था कि यदि स्वर से परे 6 आया हुआ है तो उन दोनों के बीच में 6 से पहले तय का आगम हो गया, तो क्या बन गया? स्वच्छाया। कैसे बना? अभी पीछे मैंने बताया था कि जब तय का आगम हो गया, सामने 6 वर्ण है, तो उस तय को च बन जाता है। स्तुत्व संधि में हम पढ़ के आए हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, पद प्लस छाया। पद प्लस छाया नहीं, पद प्लस छेद। छाया भी लिखेंगे तो भी एक ही बात है, क्योंकि हमें तो नियम जो है वो बिठाना है सही। तो छेद है, पद प्लस छेद। तो इसमें क्या है? वही है, यहां पर स्वर है और सामने 6 वर्ण आया हुआ है, तो हमारा तुक का आगम हो गया, त आ गया। तय आने से, सामने 6 होने से तय को च हो गया, तो बन गया पद छेद। ये हमारा जो है तुक का आगम नियम हो गया। उसके बाद हमारे पास है चरत्व संधि। चरत्व संधि क्या है? पीछे हम जशत्व संधि पढ़ के आए थे, मैंने जस प्रत्याहार बताया था आपको। उसी प्रकार चरत्व संधि है, चर प्रत्याहार होता है इसमें। क्या होता है फिर ये चर प्रत्याहार? ये होता है चट तव क प य श श सर, ये प्रत्याहार होता है हमारा। तो इसमें क्या होता है? चरत्व संधि में होता है यदि किसी वर्ग का तीसरा और चौथा, किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, उसके सामने क्या आ जाए? वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आ जाए, या र ल व आ जाए, तो उस तीसरे और चौथे को पहला बन जाता है। समझ में आ गया? देखिए उदाहरण, उदाहरण में देखिए आप, दिग प्लस पालह। तीसरा है, क वर्ग का तीसरा है और सामने प वर्ग का पहला है। नियम यही है, तीसरे चौथे के सामने पहला या दूसरा, तो ये पहला आ गया, तो इसका क्या बन गया? दिक्पालः, पहला बन गया। अपने ही वर्ग का तीसरे को पहला बनना। आगे दूसरा उदाहरण देखिए, छेद प्लस ता। अब ये द, त थ द तीसरा है, तीसरे के सामने त पहला आ गया, तो इसको क्या बन गया? पहला बन गया, तो क्या बन गया? छेता। सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला उदाहरण देखिए, अगली संधि हमारे पास है लत्व संधि। लय होना, क्या होना? लय होना। इसकी परिभाषा क्या है? यदि त वर्ग के बाद लय आ जाए तो तय को भी लय हो जाता है। सीधी ही बात है, तय को लय होना है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। देखिए उदाहरण में, तत् जमा लय। तत्, तत् में देखिए तय के बाद क्या क्या आ गया? लय, तो क्या बन गया? तल्लय। बिल्कुल आसान है। दूसरा देखिए उदाहरण इसका आगे, तत् जमा लीनः, तो क्या बन गया? तल्लीनः। सबको समझ आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, शाबाश। आगे देखिए, वर्ण द्वित्व संधि। वर्ण द्वित्व संधि, ये वर्ण द्वित्व संधि क्या है इसके बारे में देखिए ध्यान से। यदि 3 वर्ण है, ये न, अण और न, इन 3 वर्णों के पश्चात, बाद या सामने, जो भी तुम कहते हो, अगर इनके सामने क्या आ जाए? स्वर आ जाए। शर्त है इसकी, 3 वर्ण है, ग, ण, न, इनके बाद में स्वर आ जाए तो सबके आता है, लेकिन इसकी एक शर्त और है कि इससे पहले भी स्वर होना चाहिए, बाद में भी होना चाहिए और पहले भी होना चाहिए।
तो ये क्या करेगा, इनको द्वित्व कर देगा। उदाहरण में देखिए समझ में आएगा। पठन प्लस अस्ति। अभी देखिए नियम हमारा है न के बाद स्वर आ गया, और कहता है पहले भी स्वर होना चाहिए, तो पठ के ठ में स्वर है, तो नियम पूरा हो गया। इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है, तो इस न को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो देखिए पठन्नास्ति, पठन्नास्ति हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, खादन प्लस इव। न से पहले द में क्या है, अ स्वर है, सामने क्या है, ई क्या है, स्वर है। दो स्वर के बीच में न आ गया, द्वित्व हो गया, तो क्या बन गया, खादन्निव। इस प्रकार ये द्वित्व होता है। अगला अपना भेद है र लोप स्वर दीर्घ संधि। ये क्या है, यदि र से पहले ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व माने छोटा, और र के बाद भी र हो, तो र का लोप हो जाएगा और जो स्वर होगा उसको दीर्घ हो जाएगा। इसे कहते हैं र लोप स्वर दीर्घ संधि। देखिए उदाहरण में, निर प्लस रोगः। निर में देखिए र से पहले स्वर है, न में एक ही मात्रा स्वर है, र से पहले है, और सामने फिर क्या है, र आ गया, तो इस र का जो है, इस र का लोप हो जाएगा और स्वर को दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ मतलब बड़ा, तो देखो ये बन गया निरोगः, ये ई बड़ी हो गई, स्वर को दीर्घ हो गया। दो रहते, एक और एक दो, एक का लोप हो गया, एक अपने पहले क्या हुआ है। अगले उदाहरण में देखिए, निर जमा रवः। उसी प्रकार है, एक रह का लोप हो जाएगा, ई जो है वो बड़ी हो गई, दीर्घ हो गई, तो क्या बन गया, नीरवः। इस प्रकार व्यंजन संधि के मुख्य जो 11 भेद हैं वो हमने आपको समझा दिए हैं। आपको अच्छे प्रकार इनको समझना है और इनको समझ के और याद कर लेना है।